हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटर, और आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म शिखर 2.0 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो कैसे हैं सभी? तो कैसा रहा लास्ट सेशन अपना? 1991 के बारे में पढ़ के मज़ा आया नहीं आया? मज़ा आया? अरे आया, ज़रूर आया। कि 1991 हुआ क्यों, उसका जो बैकग्राउंड था वो क्या था, क्यों ये समस्या खड़ी हुई, और ये समस्या खड़ी होने के पीछे जो हमारे डेफिसिट्स थे, जो हमारे रूढ़िवादी सोच थे, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग जो हमने अपना रखी थी, हमने अपने वो क्लोज्ड इकोनॉमी कर लिया था, उन सब वजह से हम क्रिएट हो गए थे 1991 के चक्रों में। पर कोई ना, जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है, मान के चलते हो। 1991 आने के बाद देश की तरक्की हुई, इकोनॉमिक ग्रो हुई। तो हमने पढ़ा 3 एलिमेंट्स ऑफ 1991, जहां हमने बात की थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लेकर बात की थी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये चीज़ों में बदलाव होगा तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा, और इम्पैक्ट आना लाजमी है भाई। कुछ भी बदलाव हो, ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हो। कोविड आया, क्यों आया, किस लिए आया, बात छोड़ दीजिए, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना बंद करें। पर आया, और जब गया उससे बदलाव हुआ नहीं हुआ? बदलाव आ गए। अब कुछ ना कुछ हम हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए, थोड़ी फिटनेस की तरफ भी ध्यान देने लग गए, हाइजेनिक फूड ज़्यादा पसंद करने लग गए। उस समय जब घर में एक समय बिताया तो पहले हर बार बाहर निकलने की इच्छा हो करती थी, पर कुछ दिन जब घर में बिताए, 2 दिन तो झिंझलाहट हुई, बंद सा लगा कि बंद कर दिया हमें जेलों में। पर जब बाहर निकले तो क्या याद आई? याद आया वो पुराने दिन जो हमने अपने घर वालों के साथ बिताया। बड़ा मज़ा आया वो दिन बिताने में। रामायण देखी, एंजॉय किए, पुरानी पुरानी बातों को याद किया, घर वालों के साथ बैठ के खाना खाया, नई नई डिश बनी। तो चेंज आया, मीन्स इम्पैक्ट हुआ। तो यहीं पे वो बात कर रहे हैं कि जब 1991 दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो क्या क्या इम्पैक्ट आया, इस बारे में आज की क्लास चर्चा की जाएगी। तो उससे पहले जैसे कि आपको बताता हूं कि और बंधन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करना क्या है, इजीली ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। करना क्या है, साथ ही साथ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन आपको भर देनी है, OTP वेरीफाई करवा लेना है। OTP वेरीफाई करोगे तो एक ये इंटरफेस आपके लिए ओपन हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्लास 11-12 की आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे हमारे साथ शिखर और उदय बैच में कॉमर्स से हो, उदय पे क्लिक कर दीजिए क्लास 11th के लिए, शिखर पे क्लिक कर दीजिए 12th के लिए। ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा कॉमर्स। कॉमर्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्लास 12th अपॉइंट कर लीजिए। क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्राइसिंग, क्योंकि बाद में जाए नज़र कहीं और, पहले जाती है प्राइस पर हमने बोला कि भैया हम जो है आपके साथ इस तरह जुड़े रहना चाहते हैं, तो ये प्राइस को कर दिया हमने आपके लिए 0। कैसे हो गया 0? आपको लगा देना है फ्री इजीली कूपन कोड, और आपको फुल सेशन जो है क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। क्लियर है? चले आगे, चले जी। तो आज की जो बात करनी थी वो थी इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन दी बिजनेस। भैया जो नई पॉलिसी आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उससे बिजनेस पे क्या क्या फर्क आया? भाई इन्वायरमेंट में तो फर्क आया, डेफिनेटली था, ये तो शॉर्ट था, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट फर्क आएगा। पर बिजनेसेस को क्या फायदा हुआ? देखिए, फायदा जब होता है, फायदा तो होना अच्छी बात है, और हुआ भी। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ करने को मिली, पर उसके साथ साथ कई चैलेंजेस भी क्रिएट हुए। जैसे लाइसेंसिंग, हम बोल सकते हैं कि अगर फ्रीडम की बात करें, अगर छूट की बात करें, जिस बिजनेस को क्या फ़ायदा देखने को मिला, तो हमने देखा भाई लाइसेंस लेने की टंटा खत्म हो गया, हर जगह इंटरवेंशन खत्म हो चुका, अपनी इच्छा से प्राइस फिक्स कीजिए। पर कई चैलेंजेस भी आए, और वो चैलेंजेस क्या क्या है उसी बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए, तो कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। एज यूजुअल हमारे चौरसिया साहब, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि इनके भाई साहब से हमारी बात हो चुकी है, जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। मिस्टर एक्स भी थोड़े से खुश हैं, ठीक है, ये भी बड़े खुश हैं कि भैया चलो एक और चौरसिया साहब की फैमिली से जुड़ने वाला है। पर उनके जो भैया हैं वो प्लानिंग वाले चैप्टर से हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो उनको मिलने का इंतज़ार आपको भी है, हमें भी है। साथ ही साथ एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अब थोड़ी सी बदलाव का मौका है, बदलाव ज़रूरी है। जैसे जीवन में बोला जाता है कि कोई भी समय समान नहीं होता, हर समय के साथ बदलाव ज़रूरी होता है। तो नेसेसिटी जो बोलते हैं ना, तो वो वाली बात है, विद द टाइम यू हैव टू चेंज योरसेल्फ।
समय के अनुसार अपने आप को बदलाव करो। तो अब जब प्लानिंग का चैप्टर आएगा तो कुछ और कैरेक्टर्स भी जुड़े हुए मिलेंगे। मिस्टर एक्स का नया बदला रूप भी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा फिजिकल वाले हैं, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा पतले हैं, इनको क्या करवा जिम वूम करवा दिया हमने, थोड़ा सा नया लुक आने वाला है। चलिए जी, तो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस, ये सवाल है इनका। हमने बोला चलो जी जवाब मिल जाता है। कंपटीशन इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एमएनसी एंटर हो चुकी है, टनाना वाला सीन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अब केजीएफ वाला सीन है भैया, अब हम आ गए हैं, अब हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो व्हेन एवर एमएनसी एंटर हुई है तो ऑब्वियसली एमएनसी आएगा, ऑब्वियसली फाइनेंशियली स्ट्रांग है बेटा ये, है ना। साथ ही साथ अगर आप बात करो तो टेक्नोलॉजी वाइज भी स्ट्रांग है ये, अगर बात करें आरएनडी वाइज भी स्ट्रांग है ये, अगर बात करें इनके जो पर्सन जो काम करते हैं लोग बाग एम्प्लॉइज वो टैलेंटेड है, स्किलफुल है। तो ये सब चीजें जब ये लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन इंक्रीज होगा नहीं होगा, होगा। साथ ही साथ क्वालिटी भी इंक्रीज करी इन्होंने, क्वालिटी बड़ी अच्छी है। प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करते तो इनकी कॉस्ट जो है वो गिरी हुई आती है, नीचे होती है, तो ये कंपटीशन लेकर आए। ठीक है। सेकंड, डिमांडिंग हो गए कस्टमर। क्यों डिमांडिंग हो गए इसको भी पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे, हर एक चीज को एक एक करके पकड़ के बाल से खींच के निकालेंगे। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, नेसेसिटी फॉर चेंजेस, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, जो यहाँ से टैलेंटेड वर्ड निकला है वहीं से आएगा। मार्केट ओरिएंटेशन हो गया, यहाँ पे बड़ा डिटेल स्टोरी दूंगा आपको, एक मजेदार वाली, मजा आएगा। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, जो हमने देखा था, क्योंकि इस भाई के कारण ही तो हुआ था, फॉरेन रिजर्व इसके चक्कर में तो खत्म हो गया। 1991 यही तो लेके आया भाई अपना, काम कर लेते ढंग से तो ऐसा होता नहीं। एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, इस बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो चर्चे को, जो हमारा चर्चा है इसको आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बात और कर लेते हैं। चलिए जी, सबसे पहले लेंगे इंक्रीजिंग कंपटीशन। The companies which could adopt latest technology and which were having a large number of resources could only survive and face the competition. Obvious बात है, क्योंकि MNC आई नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई सोच के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती, कॉस्ट भी मिनिमाइज होती, अच्छी टेक्नोलॉजी का फायदा था। तो अब इंडियन कंपनीज जो थी उनको भी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए थी और उनको करनी पड़ी। अब वही सोचे कि भैया हम तो वो पुराने जैसे चल रहा था वैसे ही चलाएंगे, हम अपने में बदलाव नहीं करेंगे। मत करो, थोड़े दिनों में मार्केट से बाहर होना तय है फिर आपका। तो ये चीज देखने को मिली। तो जिन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया, जिन्होंने चेंज किया कि भैया वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना चालू कर दी है, जो लेबर इंटेंसिव थी उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करके टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन किया, या जो मशीनरी भी यूज कर रहे थे पर वो आउटडेटेड थी, नए टेक्नोलॉजी आ चुके थे, नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आ चुके थे, उनको यूज नहीं कर रहे थे, तो उनके लिए समस्या बन चुकी थी। और जिन्होंने बदलाव किया वो कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए तैयार थे, वो सर्वाइव कर सकते थे। अब थी रेस सर्वाइवल। तो भाई सबसे पहले तो क्या थी, पहले रेस हो गई सर्वाइवल को लेकर, भैया पहले सर्वाइव तो कर लो, बाद में प्रॉफिट और ग्रोथ के बारे में सोच रहा। तो यहाँ पे आपको सर्वाइव करने के लिए क्या करना था, अपने आप को टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना था, तभी आप बाहर की कंपनी से क्या कर सकोगे, टक्कर ले सकोगे। अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर नुकसान तय है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप कंपनी जो नहीं कर पाओगे, भाई वो नई कंपनी वाली सैमसंग आ गया, एलजी आ गया, कंपनी आई बाहर से, और वो आके जो कस्टमर को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना के दे रही है, बेटर क्वालिटी दे रही है और कम प्राइस में दे रही है, और आप बोल रहे हो ये लो पुरानी टेक्नोलॉजी वाला और ज़्यादा प्राइस भी दो। बोले चल पागल है क्या, पागल दिख रहे तेरे को, हम बुर्बक हो गया है, चलो निकलो, निकाल देंगे आपको। ठीक है। Many could not face the competition and had to leave the market, जैसे मैंने आपको बताया भैया, क्योंकि आप क्या नहीं कर पाए, आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाए। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाए तो आप सर्वाइव नहीं कर पाए। सर्वाइव नहीं कर पाए तो एक ही रास्ता बचा था, एग्जिट डोर बचा हुआ था, और एग्जिट डोर आपको अपनाना पड़ा। क्यों चौरसिया साहब, समझ में आई बात? तो ये जो आप अपने आप में जो बदलाव लेकर आ रहे हो, गॉगल्स वगैरह पहन के थोड़ा स्टाइलिश, तो यही चीज आपको अपने बिजनेस के अंदर भी बदलाव करने की दरकार थी। एग्जाम्पल, जैसे कंपनी का नाम ले, वेस्टर्न कंपनी जो थी बेटा, एक टाइम पे 38% मार्केट शेयर कवर कर रखा था इसने, और थोड़े टाइम बाद ही ये क्या हो गया, अननोन। मतलब कौन है भाई, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम वाला सीन हो गया।
वेस्टर्न कंपनी कोई थी क्या कंपनी, नाम सुना सुना दिख रहा है क्या, जिसका मार्केट में 38% शेयर था पर 1995 और 96 मतलब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हुआ, 1-2 साल को मौका मिला पर वो चीज़ वो अडॉप्ट नहीं कर पाया और कुछ ही सालों के अंदर इसका दिया बुझ गया और ये गायब हो गया मार्केट से। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ नोकिया को लेकर भी, कि नोकिया अभी इन्वायरमेंट ट्रेंड को समझ नहीं पाया और सैमसंग पूरा मार्केट खा गया। तो सेम वे कि अगर आप सिचुएशन के हिसाब से नहीं बदलोगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करोगे और अपनी दादागिरी दिखाओगे भैया हम शेयर थे इस मार्केट के, हम कर लेंगे, हम सरवाइव कर लेंगे, ना हो पाएगा भैया, लड़ना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात पहली बात क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमें, अगला पॉइंट कह रहा है मोर डिमांडिंग कस्टमर। अब प्रॉब्लम क्या थी बेटा, प्रॉब्लम ये थी पहले जो 1991 से पहले, क्योंकि हम बाहर के देश की कंट्रीज को तो जो या बाहर की जो दूसरी कंट्रीज हैं उनकी कंपनीज को हम इंडिया में आने दे नहीं रहे थे, तो लिमिटेड ही इंडस्ट्रीज थी, लिमिटेड पर्सन्स थे जो इंडस्ट्री रन कर रहे थे, तो उनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता नहीं था। अब जितना होता वो अपने हिसाब से करते, बोलते इतना बना दो, ठीक है दे दो यार। उसमें भी वो ये नहीं देखते कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें वो देखते जो बना दिया ठीक है, लेना पड़ेगा, उनको ऑप्शन तो है नहीं इनके पास कोई और। लिमिटेड प्रोडक्ट हुआ करते थे, चॉइस हुआ करती नहीं थी, इंडस्ट्री वाले मजे मार रहे थे, बोले दे दे ये बना ले, ठीक है, साबुन एक ही तरह का साबुन बना के दिखा दे, नहाना है उससे कपड़े धो लेंगे। तो ये इनका मोनोपोली चला रखी थी, उन्होंने दादागिरी कर रखी थी। पर एमएनसी वाले आए, बोले ना, वो लेकर आए एक ही तरह के प्रोडक्ट, जो एक प्रोडक्ट है उसमें ही बतेरे ऑप्शंस लेकर आए, और जब कस्टमर को ऑप्शन मिल गया तो फिर उन कंपनीज की आगे शामत कि भैया तुम एक ही देते ना, दे लो कोई बात नहीं, ये 4 दे रहा है, 4 में चॉइस करने का मौका मिल रहा है, ये वाला परचेज करूंगा, तू 1 दे रहा है, हटा चाहिए नहीं देता मेरे को प्रोडक्ट कभी, क्योंकि ऑप्शन नहीं थे इसलिए परचेज कर रहे थे, अब ऑप्शन है तो फिर बात ही खत्म। तो मोर डिमांडिंग कस्टमर, बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज NEP देयर वर ओनली फ्यू इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट। After NEP, many more businessmen joined and even foreign companies had established the production unit in India. तो पहले तो भैया वही थे ना, क्योंकि PSUs रन कर रहे थे और 1-2 प्राइवेट कंपनी भी होगी, उनको ज़्यादा लिमिटेशंस लगा रखी थी बहुत सारी, ठीक है, लाइसेंसिंग वाली लगा रखी, कोटास लगा रखा था, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, साथ ही साथ आपकी प्राइस फिक्सिंग में माथा फोड़ी थी। पर NEP आने पे आपकी सारी लिमिटेशन खत्म हो गई। अब बहुत सारे लोग जो करना चाह रहे थे पर क्योंकि लाइसेंस के चक्कर में अटक रहे थे, वो भी स्टार्ट कर दिया बिजनेस। तो वही वाली बात हुई ना, पहले वाली बात समझिए आप इसे भाई, पहले था क्या, PSU थे, इनके लिए स्लॉट बुक कर दिया भैया, ये तो ये बनाएंगे, आप इसके अंदर एंटर कर ही नहीं सकते, पहली बात तो। दूसरा कुछ छोड़ा प्राइवेट सेक्टर के लिए, 1991 से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर इनके ऊपर क्या था, रेस्ट्रिक्शंस था। अब इससे हुआ क्या बेटा, इससे हुआ कि जो आउटपुट था वो डेफिसिट में चल रहा था, मतलब जितनी डिमांड थी उतनी तो फुलफिल हो ही नहीं रही थी किसी हालत में भी। जैसे ही लिमिटेशन हटा तो और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर आ गए अब, तो अब आउटपुट जो था वो डेफिसिट से हटके किसमें चला गया बेटा, सरप्लस में चला गया। और जैसे जैसे लोग आए वो नए नए तरह के प्रोडक्ट लेकर आए, जो सोप को ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए। कोलगेट अपन यूज बोलते हैं भाई, कोलगेट है भाई टूथपेस्ट तो है, पर हम क्या एक ब्रांड बन गया, मोनोपोली बन गई, कोलगेट भैया, कोलगेट एक ब्रांड बन गया। पर क्या कोलगेट जैसे और प्रोडक्ट नहीं आया, पेप्सोडेंट आया, क्लोजअप आया, सेंसोडाइन आया, ठीक है, बहुत सारे, पतंजलि वाला भी आया था शायद में, दंत कांति आया, तो बहुत सारे ऑप्शन मिला नहीं मिला, मिला तो कस्टमर क्या हो गया, डिमांडिंग हो गया। आगे समझ में चलिए। The shift from shortage to surplus brought another shift from producer market to buyer market. तो पहले जो प्रोड्यूसर मार्केट चल रहा था कि भैया जो प्रोड्यूसर परचेज कर लिया या प्रोड्यूसर ने जो प्रोड्यूस करके दिया आपको वही आपको परचेज करना पड़ेगा, ऑप्शन कुछ है ही नहीं। अब वो चला गया बायर मार्केट पे कि बायर को जो पसंद है वो परचेज करेगा, आप प्रोड्यूस कर लो, आप उसके बारे में सोच लो, अगर उसे अच्छा लगेगा तो प्रोड्यूस करेगा, वरना नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस
बहुत है। तो दैट्स वाई सेकंड इंपैक्ट क्या है बेटा, कस्टमर क्या हो गए, डिमांडिंग हो गए। तो एक वक्त था जब कस्टमर डिमांड कर ही नहीं सकते थे, जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहना पड़ता था। अब ऐसा हो गया कि भैया कस्टमर के पास इतने चॉइस हैं कि आप अच्छी वाले ऑप्शन दे दो तो परचेस कर लेगा, नहीं तो चलिए जी अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है हमसे रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली एमएनसी आया तो वाइडर मार्केट ओपन हो गया, बाहर की कंपनीज इंडिया आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, टेक्नोलॉजी में चेंजेस, आईटी सेक्टर में कितना चेंज होता जा रहा, धमाधम चेंजेस आते जा रहे हैं। तो वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। अब जिसने उसको अडॉप्ट किया और जो अब समय के अनुसार बदलता गया, टेक्नोलॉजी चेंज करता गया, रिक्वायरमेंट कैसे काम करता गया, वो आगे तक सर्वाइव कर गया। So what it says, before new economic policy there were very little internal competition only, बताया ना, इतने तो लोग थे, वो काहे को लड़ते हैं। PSU अपना खेल रहा था, प्राइवेट में 2-3 थे, वो अपना कर रहे थे, बस उनके पास ऑप्शन नहीं, कंपटीशन था नहीं ज़्यादा। पर जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया 1991, there was global competition and to survive in that company need to have world class technology, क्योंकि बाहर वाले तो बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे और वही टेक्नोलॉजी लेकर आ गए इंडिया के अंदर। अब आप उस टेक्नोलॉजी से कैसे भिड़ोगे, लेबर इंटेंसिव में या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ नहीं भिड़ सकते। तो क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा आपकी सोच को, आपकी टेक्नोलॉजी को, तभी क्या कर पाओगे, मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। जैसे मैनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंक्रीज देयर R&D एक्सपेंसेस, 2% खर्च करते थे, कितने, सिर्फ 2%। हाँ कोई बीमारी देख ले, इस तरह की बीमारी की बना दे दवाइयाँ, चलने दे, ठीक है, इसी में हो जाएंगे इंडिया वाले ठीक। पर वो बदलाव आया, 2 से कितना पहुंच गया, 12% पहुंच गया। देख रहे हो, देख रहे हो कमाल विनोद, देख रहे हो कमाल, 2 से 12% हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि कंपटीशन आ गया। उससे पहले कंपटीशन था ही नहीं, घर की दाल वाला सीन था, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन था। तो जो चल रहा चलने दे रहा, कोई एफर्ट डालने की दरकार नहीं है। पर जब देखा भैया एफर्ट नहीं डालोगे तो मार्केट से उखाड़ के फेंक दिया जाओगे और वापस आने का सतुना बैठना नहीं है। तो फिर जो पैसे दबा के बैठे हुए थे ना, वो निकलने चालू हो गए और R&D करने लग गए। स्पेंडिंग लार्ज अमाउंट इन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, जैसे ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं। पहले वही वाली बात है, कितना रिश्तेदार, हाँ कहीं कर रहे हो आजकल, बस अब 8-10वीं क्लियर करी है, काल से आजा नौकरी कर ले, बैठ हिसाब कर लीजिए और कहीं है। हर किसी को कुछ भी बना दिया करते थे, मैनेजर बन गया, अपनी छोरा है, गाँव में रहा है, अरे आपने बगल में पड़ा है, अरे चाचा को लड़को है, बना दे भाई, बना दिया। आता जाता कुछ नहीं, जब आता जाता कुछ नहीं तो हुए नुकसान, ट्रेनिंग दी नहीं, जिसको जैसा आ रहा है वैसे कर रहे हैं। पर आज की तारीख में वैसा नहीं चल सकता। ट्रेंड, स्किलफुल, इंटेलिजेंट, पैशनेट, ये एम्प्लॉइज चाहिए। तो पहले के जमाने में वो था नहीं, पर जैसे ही बाहर की कंपनीज है, उन्होंने देखा भैया इनका काम करने का तरीका अलग है, इनके सेल्स वाले बंदे गजब के हैं, ऐसे बात करते हैं, प्रोडक्ट सेल करके चले जाते हैं, हमारे वाले तो साले ऐसे डुलते रहते दिन भर। तो बोले क्या करो भैया, ट्रेंड लेकर आओ, अब नहीं चलेगा। जो परफेक्ट है, सेल्स कर सकता है, जो मार्केटिंग कर सकता है, जो फाइनेंस संभाल सकता है, जो प्रोडक्ट डेवलप कर सकता है, उन्हीं को पकड़ो। ये जो चाचा मचेरे, चाचा के भाई, मामा का लड़का, इसका लड़का, चचेरा भाई, बचेरा भाई, सबको निकाल के हटाओ। दैट वाज ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय भी जरूरी हो गई है। ट्रेंड करोगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से मशीन्स को यूज़ कर पाएंगे, ज़्यादा बेटर वे में रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे। आगे बस समझ में। चलिए अगला क्या हो बेटा, थर्ड के बाद फोर्थ आ गया, नेसेसिटी फॉर चेंजेस। क्या चेंजेस करना है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले जो था, जैसे वो वाली बात है ना, बताया आपको, जो चल रहा है चलने दो, क्यों छेड़छाड़ करना, किसी को कोई समस्या ही नहीं हो रही, बदलाव करना ही नहीं। तो मतलब पहले जो कंपनी पॉलिसीज बनाती थी, उसी पॉलिसी को सालों साल तक रन करती थी, कोई चेंज नहीं करती, बिजनेस इन्वायरमेंट एनालाइज ही नहीं करते थे।
क्या चल रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव आया, पॉलिटिकल कंडीशन में क्या बदलाव आया, इकोनॉमिक्स में क्या बदलाव आया है, सोशल इन्वायरमेंट क्या बदलाव आया, कोई लेना देना नहीं था, चल रहा है। तो जो एक पॉलिसी बना दी उस पॉलिसी के हिसाब से चल जा रहा है, वक्त के हिसाब से चीजें नहीं बदली गई। पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद ऐसा नहीं था, समय अनुसार चीजें बदलना चालू हो गई और टाइम टू टाइम एनालाइज किया गया मार्केट को, समझा गया कि इस मार्केट सिचुएशन के हिसाब से हमारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। पहले खास सुनने को मिलता था डिस्काउंट, रिबेट, एक पे एक मुफ्त, ऐसी कोई चीज सुनने को मिलती थी? नहीं मिलती थी। आज मिलती नहीं मिलती? मिलती है। एंड ऑफ सीजन सेल, स्टॉक आउट, ये हो गया, सेल लग रही है, 50% डिस्काउंट, फ्लैट 70%, कहाँ से आए? यहीं से आए। तो टाइम टू टाइम क्या हुआ, पॉलिसी चेंज होना चालू हुई। पहले कहाँ, कोई लेना देना ही नहीं था। तो देख रहे हो विनोद, क्या क्या बदलाव आया 1991 के बाद। अच्छा है या बुरा है? कमेंट करके बताइए जरा, बताइए अच्छा है बुरा है? अच्छा ही है भाई हमारे हिसाब से। तो अगर लगता है बुरा है तो क्यों बुरा है, जरा वो भी बता दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या बोला भैया, कहाँ बदलाव की रिक्वायरमेंट हो रही? नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। ये भी एक बात थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना। जैसे आपको बताया मैंने कि पहले आप ट्रेंड एम्प्लॉइज नहीं देखा करते थे, ठीक है, या स्किलफुल है या नहीं है वो भी नहीं देखा करते थे, ठीक है, साथ ही साथ इंटेलिजेंट है या वो भी नहीं देखा करते थे। आजकल तो भैया चेक होता है हर तरह से, उसका आईक्यू लेवल भी चेक किया था, इमोशनल लेवल भी चेक किया था। स्टाफिंग जब अपन पढ़ेंगे चैप्टर तो बताऊंगा किस तरह के टेस्ट होते हैं आजकल। सिलेक्शन ऐसा ही नहीं होता, जिस चीज के लिए वो अप्लाई कर रहा है उसमें उसको रुचि है या नहीं है, नई स्किल सीखने की रुचि है या नहीं है, या रुचि वाली रुचि नहीं है, रुचि मतलब इंटरेस्ट, समझ गया? टाटे पढ़ेंगे फालतू सोचोगे तो, ठीक है, इंटरेस्ट है या नहीं है। मैं यार टीचिंग कर रहा हूँ, अगर मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं 100% दे नहीं पाऊंगा, मैं ये बातें नहीं करूंगा, सीधा आऊँगा, हाँ देखो भैया यूज टू मैनेज इंडिविजुअली ट्रेंड पर्सनल, हाँ भैया ये कंडीशन बनाएंगे, ये हायर हो जाएगा, बस ये बोल के चल जाऊँगा। इंटरेक्शन नहीं करूंगा, बातें नहीं करूंगा, नई नई आइडिया नहीं सोचूंगा, चौरसिया साहब मिस्टर एक्स को लेकर नहीं आऊंगा, चौरसिया साहब की नई फैमिली मेंबर्स को लेकर नहीं आऊंगा। इंटरेस्ट है या नहीं है, पहला कंडीशन। दूसरा, क्या नई चीज सीखना चाहते हो क्या? मैं पढ़ाया हो तो ऑफलाइन, पहले सभी ऑफलाइन पढ़ाते थे बेटा स्कूल्स वगैरह में। ऑनलाइन क्या आप सीखना चाहते हो? क्या अपने आप में बदलाव करना चाहते हो? क्या अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो? तो ये तो ट्रेंड। तो पहले क्या था बेटा, बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस यूज्ड टू मैनेज बाय इनएडिक्वेटली ट्रेन्ड पर्सनल, मतलब उस पोजीशन पे, जिस पोजीशन में जो बंदा है उस पोजीशन के जो उसके अंदर इंटेलिजेंस चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो आप स्किल्स चाहिए, वो नहीं हुआ करते थे। हर किसी को जो है ठीक है भैया तू इतना पढ़ा हुआ है, पढ़ाई के हिसाब से जज कर दिया करते थे, पर क्या उसके अंदर वो स्किल्स था उस चीज को मैनेज करने को लेकर, वो नहीं देखते थे। होता भी तो उतनी नहीं थी जिस पोजीशन में वो बंदा बैठा हुआ है, तो वो चीजें प्रॉपर क्या नहीं होती, हैंडल नहीं हो पाती थी। पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और बाकी जब कंपनीज को देखा गया भैया वो जो बंदे बैठे हैं वहां पे वो टैलेंटेड वाले बंदे बैठे हैं, हर एक चीज की पकड़ है, हर एक चीज का नॉलेज है, हर एक चीज की स्किल्स है, जो काम करना उसमें एकदम परफेक्ट है, तो उसका रिजल्ट भी परफेक्ट के साथ आएगा नहीं आएगा? आएगा। So after new economic policy, new market condition requires personnel with higher skills and training. Hence, Indian company felt that the need to develop their human skills. तो धीरे धीरे इनको ये चीज समझ में आ गई बाद में 1991 के बाद कि हमारे बंदे भी अगर स्किलफुल नहीं हुए, हमारे बंदे को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो भैया वो कुछ ना कर पाएंगे, हम भी कुछ ना कर पाएंगे, और ये कंपनी का भंटाधार हो जाना है, कंपनी को बंद कर देना है। रायता ज्यादा नहीं फैल जाए उससे पहले ही समेट लो। समेटो कैसे? ट्रेंड कर दोगे, स्किलफुल कर दोगे। तो अब जब वो मशीन्स पे काम करेंगे या अब वो जो कोई डिसीजंस लेंगे वो थॉटफुल डिसीजंस होंगे। जैसे कि हमने टेलर फेवल भैया के बारे में एक चीज पढ़ा था सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल मैनेजमेंट को लेकर, रूल ऑफ थंब। तो बोले रूल ऑफ थंब नहीं होता भैया, करके देख ले, लग जाए तो, करके देख ले, ये कर ले तो। बोले नहीं, अब जो डिसीजंस होंगे वो प्रैक्टिकली सोचे जाएंगे, क्या वो सच में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, नहीं किया सकता, क्या वो चीज एक्टिव अपन उसको यूज कर सकते या नहीं कर सकते,
क्या इस बंदे को हायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या ये मेथड यूज करना चाहिए इस काम को करने के लिए, नहीं करना चाहिए। हर एक चीज का प्रॉपर आंसर होगा, प्रॉपर रीजन होगा। तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे क्या? होंगे क्या भैया बताइए? नहीं होंगे, नहीं होंगे ना विनोद? नहीं होंगे। चलिए जी ठीक है। चौरसिया साहब होंगे क्या? नहीं होंगे, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। क्लियर है? आगे बात समझ में बैठ गई गणित दिमाग के अंदर? आगे चलें। चलिए जी, मार्केट ओरिएंटेशन। देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक बेटा। पहले जो चलता था प्रोड्यूस फर्स्ट एंड देन सेल, जिसे हम बोलते हैं सेलिंग कंसेप्ट बोलते थे। बना लिया, बाद में बेचने जा रहे हो। सोचो, कुछ सर्वे नहीं किया कि लोगों की नीड क्या है, लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की वांट्स क्या है। कुछ सर्वे नहीं किया, जो मन में आया बना दिया, और फिर बाद में ये बनाया है खरीदो, ये बनाया है खरीदो, ये बनाया है खरीदो, बाद में बेच रहे हो। अरे उसको जरूरत है या नहीं है? ऐसे प्रोडक्ट की मार्केट में रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी? नहीं देखा गया, क्योंकि कंपनी लिमिटेड थी, पावर्स उनके पास थी, कंपटीशन था नहीं, तो कोई उनको परेशान करने वाला था नहीं। जो बना दिया लोगों वो परचेज करना है, तो पहले बना देते थे। सोचो, पहले ही बना देते थे और बाद में बोलते जाओ खरीद लेंगे, देख लेंगे। खरीदना जाएंगे नहीं तो और कहाँ, ऑप्शन तो है नहीं उनके पास। ये नहीं खरीदेंगे तो कुछ और तो है ही नहीं बनाने के लिए, खरीद लेंगे जाओ। तो पहले था प्रोड्यूसर वाला। प्रोड्यूसर अपने आप को किंग मानता था, वो सोचता था मैं बना रहा हूं वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, भगवान मानता था खुद को वो। पर समय ने ऐसा करवट लिया, ऐसा बदलाव लिया 1991 के बाद कि प्रोड्यूसर हो गया भैया प्लीज हमारे प्रोडक्ट परचेज कर लो यार, प्लीज यार। मतलब किंग कौन बन गया? कौन बन गया किंग बताइए? कस्टमर बन गया। बन गए ना। सुपर 30 का एक डायलॉग याद है ऋतिक रोशन वाला? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब वो बनेगा जो पढ़ेगा। तो आप राजा बनोगे, पढ़ के बनोगे ना, ठीक है? तो बेसिकली बात ऐसी बेटा, कस्टमर हो गया किंग, क्योंकि कस्टमर के पास अब वाइड ऑप्शन। अब एमएनसीज आ रही है, वो भी ये हरकतें नहीं कर रही है भाई बना के लिया। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने R&D किया, उन्होंने सर्वे किया, देखा भाई इंडिया में क्या समस्या है, लोगों की नीड्स क्या है, जरूरत क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो पसंद क्या करते हैं, क्या बनाएंगे जो परचेज कर लेंगे। जब उन्होंने ये किया तो बाकी कंपनीज ने बोला भैया अगर आप ये नहीं करोगे तो नहीं टिक पाओगे। सो दैट्स व्हाई जो सेलिंग कंसेप्ट था वो चेंज हो गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद प्लानिंग कंसेप्ट आया, मार्केट रिसर्च हुआ, नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर को जाना गया और उसके बाद प्रोडक्ट को डेवलप किया गया। दैट मीन्स जो पहले प्रोड्यूसर अपने आप को किंग माना करता था कि हम हैं राजा और हम ही रहेंगे, वो हो गया खत्म। 1991 के बाद राजा कौन बना? कौन बना भाई? कौन बना चौरसिया साहब बताइए? कस्टमर। कस्टमर बने। अब कस्टमर जानता है क्या सही और क्या गलत है। उसके लिए अगर वो चीज यूजफुल नहीं है, उसको जरूरत नहीं है, तो परचेज नहीं करेगा भैया। अब आपको वो परचेज करवाने के लिए अपने प्रोडक्ट को पहले कस्टमर की नीड समझो, कस्टमर की वांट समझो, कस्टमर चाहता क्या है और फिर उस चीज को प्रोवाइड कर दो। देख रहे हो ना आज जो भी डेवलपमेंट हो सब इस पे हो रहा है। भाई पहले सोचते थे कि काश अपनों खाना खाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, रेस्टोरेंट में जाएंगे या ढाबे पे जाएंगे, अब बोले यार घर पे मंगा लेंगे। ऐसा कुछ हो सकता है? लो भैया हो गया, स्विगी जोमेटो पता नहीं क्या क्या आ गए, फूड पांडा भी आया था बीच में। कहीं जाना है, गाड़ी नहीं है, अब बाहर टेम्पो स्टैंड पे जाना पड़ेगा, टेम्पो लेना पड़ेगा वहां से। काहे चिंता लेते हो, घर बैठो आराम से हवा खाओ। ओला ओपन कर दो, उबर ओपन कर लो, रैपिडो ओपन कर लो, आपके घर के बाहर आके ले जाएंगे भैया, इज्जत समेत, इज्जत से। समझ रहे हो? तो जो रिक्वायरमेंट थी वो हुई नहीं हुई, हो गई।
जो जरूरत थी वो हुई, तो फायदा मिला नहीं मिला, कंपनीज को मिला। दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर बेटा? चलिए जी, अगला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर को क्या हुआ, बजटरी सपोर्ट का लॉस हुआ। कैसे हुआ? मैंने बताया था ना कि पहले भाई कंपनी को लॉस होता, पीएसयू को लॉस होता, उसकी भरपाई कौन करता? गवर्नमेंट करती। किसके थ्रू करती? जो एनुअल बजट निकालते उसके थ्रू कर देती कि इतना पैसा पीएसयू को जा रहा है उनके लॉस की भरपाई करने के लिए। पीएसयू वालों खुश, अपनी सैलरी कहाँ अटक रही है, मंथली सैलरी भी आ रही है और जो लॉस है उसको भी कवर अप कर दिया गया। तो ये जो बजट डेफिसिट क्रिएट होता गया वो किस लिए हुआ? पीएसयू कमा के नहीं दिया अपने को। बाद में समझ में आ चुकी थी गवर्नमेंट के भैया अब नहीं पाल सकते, अब इनको नहीं पाल सकते, निकालना पड़ेगा, खदेड़ना पड़ेगा, डांट लगानी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। तो बोल दिया भैया अगर अब तुम नहीं सुधरे, तुमने अपना मैनेजमेंट नहीं सुधारा, तुमने रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं किया, अगर तुमने प्रॉफिट नहीं कमाया, तो फिर अपना रास्ता खुद देख लो, हम नहीं पालने वाले। अब एनुअल बजट में तुम्हारा कोई नाम नहीं आएगा, कमाओ चलाओ, सिंपल सा लॉजिक। That's it. Before new economic policy, all the losses of public sector were made good. ठीक है, अच्छा कर दिया था by the government by sanctioning special fund from budget। बता चुका हूं आपको मैं। After new economic policy, public sector had to survive and grow by own खुद के खुद। कैसे? खुद के जो रिसोर्सेज हैं उसी को अच्छी तरह यूज करके, अब अलग से कुछ बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जो बायसनेस था वो खत्म कर दिया गया। इन केस इफ नॉट देन दे हैव टू फेस डिसइन्वेस्टमेंट। और भैया अगर तुम नहीं कर पा रहे, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, लॉस मेकिंग सिक यूनिट हो, तो अब उसको कंधे पे बैठा के नहीं चलाया जाएगा, उसको वहीं छोड़ दिया जाएगा। छोड़ो भैया, डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे दो। समझ में आई बात? ठीक है। On the whole, LPG have brought positive impact on Indian business and industry। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आया किसके ऊपर बेटा? हमारे बिजनेस सेक्टर के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनके काम करने के तरीके को लेके एक नई सोच, और सोच भी जो है पॉजिटिव हुई है। फायदा किसको हुआ? बिजनेस को भी हुआ, एनवायरमेंट को भी हुआ, लोगों को ओवरऑल फायदा हुआ। यहाँ पे एक जन को फायदा नहीं हुआ, ओवरऑल फायदा देखने को मिला है ना जी। चलिए, एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, ये क्या कहना चाहते हैं? द इंडियन बिजनेसमैन वॉज फेसिंग ग्लोबल कॉम्पिटिशन। ऑब्वियसली एमएनसीज आ चुकी थी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना था, तो ग्लोबल कंपटीशन आ चुका था, कस्टमर डिमांडिंग हो चुके थे, ह्यूमन रिसोर्स अच्छे चाहिए थे, हर जगह से कंपटीशन जनरेट हो चुका था। The new trade policy made the external trade very liberal। तो ट्रेड पॉलिसी चेंज हुई 1990 के बाद, तो बाहर की कंपनीज आने लग गई, हमने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चालू कर दिया, तो हर चीज लिबरल हो गई। तो उनके लिए एंटर करना इंडिया में अब कोई बड़ी बात नहीं रही, मुश्किल की बात नहीं रही। In order to earn more foreign exchange, many Indian companies joined the export business। अब हमने एक्सपोर्ट को भी फ्री कर दिया, इंपोर्ट तो हो ही रहा है, पहले हम एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, अब हमने एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दे दिया। बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो है एक्सपोर्ट की तरफ मूव कर गई कि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट बाहर नहीं मिलता, इनको बाहर बेचे। जब वो अपना प्रोडक्ट इंडिया बेच रहे हैं तो हम भी अपना प्रोडक्ट बाहर बेचेंगे ना। Many companies increase their turnover more than double by starting export division। more than double मतलब पहले वो इतना कमाते थे, अब इतना कमा रहे हैं सिर्फ एक्सपोर्ट करने के बाद। तो एक्सपोर्ट भैया ऑब्वियसली समझिए इस तरह से, जब ज्यादा इंटेंस कंपटीशन अंदर की तरफ हो गया डोमेस्टिकली, तो आप क्या करो, उस कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पा रहे लग रहा है, तो उसको वहां से हट जाइए और बाहर चले जाइए, बाहर का चाहिए, दूसरे देशों में जाके अपना सामान को बेच दीजिए। वहां आपके जैसे प्रोडक्ट नहीं मिलते तो आप क्या करोगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। कमाओगे नहीं कमाओगे? कमाओगे। क्लियर है? आगे बढ़ समझे। अब इसी के साथ लास्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो हमने बोला था आगाज शानदार हुआ है तो अंत भी शानदार ही होगा। एप्रिशिएट मैनेजरियल रिस्पॉन्स। तो ये जो इम्पैक्ट आया उसके बाद
जो इंडियंस बिजनेस के जो मैनेजर्स थे, मैनेजर का रिस्पॉन्स बहुत अप्रिशिएबल था, उनने बहुत चीजें सही करी। और क्या क्या करी उसको देख लेते हैं फटाफट से। पहला पॉइंट, इंडियन एंटरप्राइजेस हैव डेवलप्ड स्ट्रेटेजीज एंड अडेप्टेड बिजनेस प्रोसेस एंड प्रोसीजर टू मीट द चैलेंजेस ऑफ कंपटीशन। पहला पॉइंट तो ये था ना, कंपटीशन इंक्रीज हो गया तो इंडियन एंटरप्राइजेस ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी, न्यू स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट किया, जिससे वो चैलेंजेस को क्या कर सके, मीट आउट कर सके। They have become more customer focused and adopted measures to improve relationship with the customer satisfaction। तो पहले जो सोचते बना दिया, खरीदना है उनके पास ऑप्शन तो है नहीं, अब वो चीज खत्म हो गई। अब है कि भैया कस्टमर को सेटिस्फाई करो, कस्टमर ओरिएंटेड हो गए, कस्टमर की तरफ फोकस हो गए, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या समस्या, उसको सॉल्व करो, वो आपके लेवल हो जाएगा, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादा वो ही परचेज करेगा। They have started appointing qualified professional expert, पढ़ चुके हम, जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कराए, ठीक है। They are adapting latest technology keeping in mind the global competition, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली जो समस्या थी उन समस्या का क्या करा गया, समाधान कर दिया गया हमारे इंडियन मैनेजर्स के थ्रू। They have started creating brand image in the mind of customer. They have started keeping their employees satisfied, obviously human resource satisfied करने लगे। पहले होता ना गंदा सा कमरा है, लाइट भी अच्छी तरह नहीं है, ठीक है, और जो बोलते हैं हम हवा आने जाने की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, प्रॉपर बोलते हैं एग्जॉस्टिंग सिस्टम नहीं है, कम लाइट में बदबूदार कमरा, ऐसे में काम करा रहे हैं, कम पैसा दे रहे हैं, ज़्यादा काम करा रहे हैं, कम पैसा दे रहे हैं, वो चीज़ खत्म हो गई। टैलेंटेड चाहिए तो भैया पैसे भी देने पड़ेंगे, अगला बंदा मेहनत कर रहा तो आपसे पैसे भी लेगा ही लेगा। क्लियर, आगे समझिए। They have started giving fair remuneration, जो यहाँ बता चुका मैं आपको। They analyze need, wants and demand of customer before designing the product। तो भैया प्रोडक्ट डिजाइन करने से पहले सब चीजें, तो जो इम्पैक्ट पड़ा उस इम्पैक्ट का सोल्यूशन यहाँ देखने को मिला। क्लियर है, टॉपिक क्लियर हो गया, बिजनेस इन्वायरमेंट दिमाग में बैठ गया। तो इसी के साथ हम क्या कहेंगे, इसी के साथ कहेंगे ये चैप्टर हो गया है समाप्त, मुबारक हो आप सभी को। तो कैसा रहा बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर का अपना सफर, जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। और अगली क्लास में मिलने वाले हैं हमसे कौन, याद है ना, जुड़ना भूलना मत। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।